वहीं शहर के बाहर एक आलीशान बंगलों के मास्टर बेडरूम में कोई शख्स पंचिंग बैग पर अपना सारा गुस्सा निकाल रहा था। उसका पूरा चेहरा और आंखें गुस्से से लाल थी। वो लगातार बिना रुके पंचिंग बैग पर पंच किए जा रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि एलिक्स था। उसे बार बार परी और आर्यन का एक साथ होना और परी को आर्यन के लिए उससे लड़ाई करना याद आ रहा था। ये सारी चीजें उससे बर्दाश्त ही नहीं हो पा रही थी। क्या हो रहा है मुझे? क्यों मुझे परी और उस लड़के को एक साथ देख इतना गुस्सा आ रहा है? क्यों? एलेक्स ने चिल्लाते हुए एक और पंचिंग बैग पर मारते हुए कहा। उसकी आवाज उस पूरे कमरे गूंज रही थी। एलेक्स गुस्से से हौंफते हुए अपने बालों में अपने हाथ की उंगलियां फंसाकर फ्रस्ट्रेशन में बेड पर आंखें बंद कर बैठ जाता है। आंखें बंद करते ही उसे दोबारा परी का मासूम और खूबसूरत चेहरा नजर आने लगता है। वो दोबारा फ्रस्ट्रेशन में जोर से चिल्लाते हुए बोला, आह, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? क्यों उसका चेहरा बार बार मुझे नजर आ रहा है? क्यों वो मेरे दिल और दिमाग पर इस तरह छाई हुई है कि मैं इससे बाहर ही नहीं आ पा रहा हूँ? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी लड़की को देख अपना आपा खो दिया हो, फिर उसमें ऐसी क्या बात है जो मैं ना चाहते हुए भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होता जा रहा हूँ? और उसे किसी और के साथ देख मुझे अपने सीने में इतनी जलन महसूस क्यों होती है? ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने मेरे तन बदन में आग लगा दी हो। मैं पहले तो ऐसा कभी नहीं था, फिर समझ नहीं आ रहा कि ऐसा एक ही दिन में क्या बदल गया जो मैं उसे भूल ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे तो हमेशा से ही औरतों से नफरत थी, फिर मैं उससे नफरत क्यों नहीं कर पा रहा? क्यों उसे देखते ही मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई? बोलते बोलते एलिक्स बेड पर अपने दोनों हाथ फैलाकर लेट जाता है और सीलिंग को देखते हुए कुछ देर रुककर वो आगे बोला, मेरी ये फीलिंग्स जो मैं उसके लिए महसूस कर रहा हूँ, जो मुझे सुकून पहुंचा रहा है, शायद इसे ही इंसानी दुनिया में प्यार कहा जाता है। खैर, मुझे नहीं पता कि इसे प्यार कहा जाता है या कुछ और, लेकिन एक बात है जो अब मुझे अच्छे से समझ आ चुकी है कि मुझे वो चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। वो अब से, इस पल से सिर्फ और सिर्फ एलिक्स स्मिथ की है। कहते हुए एलिक्स ने अपनी आंखें बंद कर ली तो दोबारा उसे अपनी आंखों के सामने परी का चेहरा दिखाई दिया। उसे देख एलिक्स के होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। अगले दिन, आर्यन, परी का कमरा। परी बड़े ही आराम और सुकून से आर्यन की बाहों में सो रही थी। खिड़कियों से आ रही हल्की हल्की धूप परी के चेहरे पर पड़ रही थी, जो किसी सोने की तरह चमक रहा था। धूप सीधे चेहरे पर पड़ने की वजह से परी अपनी आंखें मिंचते हुए खोलती है। जब उसकी नजर पूरे कमरे पड़ी तो उसे थोड़ा सा वक्त लगा ये समझने में कि वो इस वक्त कहाँ और क्यों थी। उद्धरण चिन्ह। जब परी को कल जो कुछ भी हुआ था वो सब याद आया, तब वो कुछ नॉर्मल हुई। और जैसे ही वो उठने की कोशिश करती है तो उसे अपनी कमर के चारों ओर कुछ भारी सा लिपटा हुआ महसूस हुआ। उसने जब आपने बगल में देखा तो आर्यन उससे किसी छोटे बच्चे की तरफ लिपट कर सो रहा था। परी तो बस उसे देखती ही रह गई। आर्यन सोते हुए बहुत ही मासूम लग रहा था, ऊपर से उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे, जिससे वो अपनी उम्र से और ज्यादा छोटा एक टीनेजर दिख रहा था। परी प्यार से आर्यन की ओर देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उसके बालों को उसके चेहरे पर से हटाती है। फिर खुद आगे बढ़कर वो उसके फोरहेड पर किसकर धीरे से उसके हाथ को अपनी कमर से हटाने की कोशिश करती है। लेकिन आर्यन नींद में ही थोड़ा कसमसाते हुए उसे और टाइटली अपनी बाहों में जकड़ लेता है। परी दोबारा कोशिश करती है कि वो आर्यन की बाहों से आजाद हो सके, लेकिन आर्यन उसे जाने ही नहीं दे रहा था। परी थकहार कर आर्यन को धीरे से जगाती है। आर्यन, आर्यन छोड़ो मुझे, देखो सुबह के 8 बज चुके हैं। परी ने वॉल क्लॉक की ओर नजर देखते हुए कहा। फिर वो आर्यन की ओर मुड़ते हुए आगे बोली, सब लोग नीचे हमारा वेट कर रहे होंगे। अगर हम ब्रेकफास्ट के लिए नीचे नहीं गए तो वो लोग पता नहीं हमारे बारे में क्या सोचेंगे। उद्धरण चिन्ह। क्या सोचेंगे का क्या मतलब जान? कोई कुछ नहीं सोचेगा, सबको पता है कि कल ही हमारी शादी हुई है, वो भी किसी टीवी सीरियल के ट्विस्ट एंड टर्न्स की तरफ, तो वो लोग हमें अब बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सो प्लीज अब सो जाओ, और मुझे भी तुम्हें हक करके सोने दो। आर्यन अभी भी गहरी नींद में था। उसने जैसे तैसे अपनी बात पूरी की और परी की गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर वो वापस से गहरी नींद में चला गया। परी बस निराशा में अपना सर हिला सकती थी, ना चाहते हुए भी परी को वापस से आर्यन को हक कर अपनी आंखें बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
वैसे नींद तो उसे भी बहुत आ रही थी, और कुछ ही देर में वो भी गहरी नींद में सो गई। वहीं नीचे डाइनिंग टेबल, कैवन, रूही, कियान, क्रिश, सौंदर्य, कृषा, रेयान, सेजल, देव, राशि, मिस्टर एंड मिसेज खन्ना, सब लोग एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जब रेयान ने डाइनिंग पर अपने पेरेंट्स को नहीं देखा तो वो सबकी ओर देते हुए बोला, मोम डैड कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। हाँ, उन्हें मैंने सुबह सुबह बाहर जाते हुए देखा था, लेकिन मैं उनसे कुछ पूछा नहीं क्योंकि वो जल्दी में लग रहे थे। सेजल ने याद करते हुए कहा, शायद उन्हें कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा इसलिए वो जल्दी में निकल गए। लेकिन कोई बात नहीं, जब वो वापस आएंगे हम तब उनसे पूछ लेंगे, कृषा ने कहा। तो सब ने सहमति ने अपना सर हिलाया और सब ब्रेकफास्ट कर परी के बर्थडे की पार्टी प्लान करने लगे कि कैसे क्या करना है। उद्धरण चिन्ह। और थोड़ी देर डिस्कस कर लेने के बाद सब अपने अपने काम पर लग गए। वहीं दूसरी ओर एक घने जंगल के बीचों बीच बने एक खंड में जहां इतना सन्नाटा था कि एक हल्की सी भी आवाज किसी ड्रम की तरफ लगती। इस वक्त उस खंड में 3 लोग मौजूद थे। तीनों को देख ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी बहुत इंपॉर्टेंट बात पर डिस्कशन कर रहे हो। आदमी आगे आते हुए अपने सामने खड़े एक बूढ़े उम्र दराज आदमी से बोला, हमें आपसे यही तो जानना है राजगुरु की क्या आर्यन सिर्फ एक आम इंसान है या फिर वो भी हमारी तरफ ही है। उद्धरण चिन्ह। रियांश के सवाल पर देवगुरु उसे जवाब देते हुए बोले, आर्यन एक आम इंसान है भी और नहीं भी। देवगुरु की गोल गोल बातें रियांश और परिधि के समझ के परी थी। आप क्या कहना चाहते हैं देवगुरु, प्लीज साफ साफ बताए। आप क्या कहना चाहते हैं देवगुरु, प्लीज साफ साफ बताए, परिधि ने कहा। जिस पर देवगुरु मिस्टीरियस वे में बोले, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मुंबई में मिलेंगे, तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को वापस मुंबई लौटना होगा, क्योंकि ये कहानी वहीं पर जाकर खत्म होगी। उद्धरण चिन्ह। देवगुरु की बात सुन परिधि और रियांश ने हैरानी और कंफ्यूज में एक दूसरे को देखा। फिर दोबारा देवगुरु को देखने लगे। देवगुरु अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोले, और रही बात काल भैरव के बेटे एलिक्स की, तो उसे कोई नहीं मार सकता जब तक कि वो कोई ऐसा गुनाह, ऐसा पाप ना करे जिसकी सजा केवल मौत हो। उद्धरण चिन्ह। परिधि और रियांश ये सुन शॉक्ड रह गए। परिधि हैरान होते हुए हल्के गुस्से में बोली, ये आप क्या कह रहे हैं देवगुरु, वो काल भैरव का बेटा है तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर अच्छाई तो भरी नहीं होगी। वो अगर वापस आया है तो आई एम श्योर कि वो हमसे अपने बाप की मौत का बदला लेने ही आया होगा। उद्धरण चिन्ह। देवगुरु परिधि की बात से सहमत होते हुए बोले, आप ठीक कह रही है परिधि, वो आपसे और रियांश से काल भैरव की मौत का बदला लेने ही वापस आया है। लेकिन वो काल भैरव जैसा बिल्कुल भी नहीं है। उसे ना तो अमर होकर पूरी दुनिया पर राज करना है और ना ही उसे अपनी काली शक्तियों से इंसानों को अपना गुलाम बनाना है। वो जो चाहता है वो खुद अपने दम पर हासिल करने में सक्षम है। इसीलिए वो इतने लंबे समय तक इंसानों की दुनिया में टिक पाया है, वरना उसकी असलियत कब की लोगों के सामने आ चुकी होती। लेकिन एक और सच भी है कि वो आज नहीं तो कल आपके और आपके परिवार के लिए खतरा साबित हो सकता है। इसीलिए आप सबको सावधान रहने की जरूरत है। खास करके परी को, सबसे ज्यादा खतरा उसी को है। उद्धरण चिन्ह। परिधि देवगुरु की बात सुन घबरा गई और वो थोड़ा घबराते हुए बोली, सबसे ज्यादा खतरा परी को है, उससे आपका क्या मतलब है? क्या वो मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने वाला है? क्या उसकी जान को खतरा है? देवगुरु प्लीज मुझे बताए, क्या वो मेरी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा? देवगुरु ने परिधि की बात को बीच में ही काटते हुए कहा। वो आगे बोले, वो परी को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उसकी वजह से परी और आर्यन पर मुसीबत जरूर आ सकती है, जिसके लिए मैं आपको सावधान कर रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। लेकिन हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते ना, यहाँ बात हमारे बच्चों की है, उनकी खुशियों की है, उनकी आने वाली जिंदगी की है, जिस पर अब एलिक्स नाम का ग्रहण मंडरा रहा है। हमें कैसे भी करके एलिक्स नाम के इस तूफान का कुछ तो करना होगा। उद्धरण चिन्ह। मैं ये नहीं जानती कि उसे कब, कैसे और कौन मार सकता है, लेकिन आप तो जानते हैं ना देवगुरु की उसे खत्म कैसे किया जा सकता है। प्लीज देवगुरु इसमें हमारी मदद कीजिए। परिधि ने अपने दोनों हाथ जोड़कर देवगुरु के सामने विनती की। वो बस यही चाहती थी कि उनके बच्चे हमेशा खुश रहे और उन पर कभी कोई मुसीबत ना आए। उद्धरण चिन्ह।
देव गुरु रियांश की ओर मुड़ते हुए बोले, मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि एलेक्स को कोई भी इंसान इतनी आसानी से नहीं मार सकता, जब तक कि वो कोई ऐसा पाप ना कर दे जिसकी कीमत उसे अपने प्राण देकर चुकानी पड़े, तब तक हम में से कोई कुछ नहीं कर सकता। इतना कहकर अचानक देव गुरु वहां से हवा में ही कहीं गायब हो गए। ओबरॉय मेंशन। जब आर्यन की नींद खुली तब तक सुबह के 11 बज चुके थे। आंखें खुलते ही उसका ध्यान सबसे पहले अपनी बाहों में लेटी अपनी स्लीपिंग ब्यूटी पर पड़ी, जो उसे हकिए हुए बड़े आराम से सो रही थी। आर्यन ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए परी के गाल पर रखा और उसे प्यार से सहलाने लगा। कुछ देर ऐसे ही परी को देखते हुए वो खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोला, आज का दिन कितना स्पेशली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज मेरी ब्यूटीफुल वाइफ का बर्थडे है। एंड सेकंड, इसकी शादी के दिन अपनी बीवी को बेहोश करके मुझे चोरी चुपके से उसके पास आने की जरूरत नहीं पड़ी, और ना ही अगले दिन उसके देख लेने के डर से मुझे जल्दबाजी में उल्टे पांव भागना पड़ा। लेकिन जो भी कहो, उसमें भी एक अलग ही थ्रिल था। उद्धरण चिन्ह। बोलते बोलते आर्यन उन दिनों की यादों में चला गया जब उन्होंने अपनी शादी रजिस्टर करवाई थी। फिर आर्यन को चोरी चुपके से परी के पास आना पड़ा था और सुबह उसके उठने से पहले ही वो वहां से चला गया था, जिससे परी को कोई शक ही नहीं हुआ कि पूरी रात उसके अलावा उस कमरे में उसके साथ कोई और भी था। ये सब सोचते हुए आर्यन के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई, लेकिन सिर्फ कुछ ही सेकंड के लिए, क्योंकि उगले ही पल उसके कानों में किसी के हैरान और थोड़े गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी, जिसे सुन आर्यन की स्माइल जम गई और वो थोड़ा घबरा गया। क्या कहा तुमने? तुमने मुझे बेहोश किया था। परी की आवाज बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसका गुस्से से तमतमाया हुआ चेहरा देख आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे समझाए। नहीं, मेरा मतलब है कि मैं क्या कर रहे हो, सीधे सीधे बताओ वरना मैं, कहते हुए परी ने पिलो उठाया और आर्यन को मारने लगी। अरे बेबी, क्या कर रही हो? ऐसे ऐसे कौन अपने पति को मारता है यार? आर्यन अपने आप को परी से बचाने की कोशिश करते हुए कहता है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं कि मैंने क्या किया था। उद्धरण चिन्ह। आर्यन की बात सुन परी, जो उससे पिलो से मर रही थी, वो रुक गई और उसके बोलने का वेट करने लगी। आर्यन ने उसे सब कुछ बता दिया, जिसे सुन परी हैरान होते हुए बोली, तुमने ये सब बस इसलिए किया क्योंकि तुम अपनी शादी की रात अपनी बीवी यानी कि मेरे साथ बिताना चाहते थे। आर्यन ने थोड़ा गिल्टी महसूस करते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। परी को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर हंसे या रोए। परी ये सब सोच ही रही थी कि उसकी नजर अपने कपड़ों पर पड़ी, तो वो अलग ही पल चौंक गई। मेरे कपड़े किसने चेंज किए? उद्धरण चिन्ह। किसने चेंज किया है का क्या मतलब है? ऑफ कोर्स मैंने ही तुम्हारे कपड़े चेंज किए थे, क्योंकि तुम उन कपड़ों और ज्वेलरी में अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, तो मुझे तुम्हारी हेल्प करनी पड़ी। बट ट्रस्ट मी, मैंने कुछ नहीं देखा। इनफैक्ट मैंने तुम्हारे कपड़े भी तुम्हें ब्लैंकेट से कवर करके है चेंज किए थे। उद्धरण चिन्ह। आर्यन परी को अपनी बात अच्छे से समझाता है ताकि परी उसे गलत ना समझे। परी की आंखें नम हो गई और उसने आर्यन को अपने गले से लगा लिया। आर्यन ने भी थोड़ा हैरान होते हुए उसे वापस से हक कर लिया। आर्यन ने जो कल उसके लिए किया था, वो उसे इस बात के लिए उसे एडमायर करती है। दोनों बारी बारी जाकर फ्रेश हो जाते हैं और फिर रेडी होकर अपने कमरे से बाहर निकलकर नीचे हॉल में जाते हैं, जहां का नजारा ही कुछ और था। परी की बर्थडे पार्टी के लिए सबने ब्लैक एंड व्हाइट थीम डिसाइड की थी, जिसके अकॉर्डिंग ही पूरे घर की डेकोरेशन की गई थी। जैसे ही सेजल, कृषा और राशि दोनों को हॉल मर देखते हैं तो उनके पास चले जाते हैं। क्या बात है, तुम दोनों की सुबह कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गई? सेजल परी और आर्यन को छेड़ते हुए कहती है। सुबह? अरे नहीं दी, सुबह नहीं बल्कि दोपहर कहिए, क्योंकि ऑलरेडी 12:15 हो चुके हैं। कृषा ने भी सेजल का साथ देते हुए परी और आर्यन को छेड़ने के इरादे से कहा, और तीनों एक दूसरे को देख जोर जोर से हंसने लगती है, जिससे परी के गाल शर्म से लाल ही जाते हैं। वो उन दोनों को समझाना चाहती थी कि वो लोग जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है उनके बीच, लेकिन इससे पहले को वो कुछ कह पाती, उसे अपनी कमर पर किसी की मजबूत पकड़ महसूस हुई। उसने जब अपना चेहरा थोड़ा टेढ़ा कर देखा तो वो आर्यन था, जिसने अचानक ही उसकी कमर पकड़ ली थी। आर्यन ने उन दिनों बंदारियाओं को देखा जो उन पर हंस रही थी।
वो अपने उसी सख्त एक्सप्रेशन लिए अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, तुम तीनों के पास कोई काम धंधा नहीं है क्या जो यहाँ खी 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 कर अपनी बेसुरी आवाज से बाकी सबको भी डरा रहे हो। उद्धरण चिन्ह। आर्यन की बात सुन जहां परी अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी तो वहीं आशी, सेजल और कृषा मुंह फाड़े शॉक्ड एक्सप्रेशन लिए आर्यन को घुरे जा रही थी। आर्यन ने उन तीनों को वहीं उनके शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ छोड़ परी को अपने साथ ले गया। अयान के कमरे में अयान कुछ ड्रो कर रहा था कि तभी वहां परी आ गई। क्या कर रहा है मेरा बच्चा, कहते हुए परी कमरे के अंदर दाखिल हुई। परी की आवाज सुनते ही अयान जो ड्रॉ कर रहा था उस पेपर को वो जल्दी सी अपने पिलो के नीचे छुपा देता है और परी को अपने पास आते देख बड़ी सी स्माइल करते हुए अयान बोला, कुछ नहीं मोम, मैं तो बस अपना होमवर्क कर रहा था। कहते कहते वो अचानक रुक गया और परी की तरफ थोड़ा झिझकते हुए देखा और फिर थोड़ा डरते हुए अपनी नजरें नीचे झुकाकर बोला, सॉरी एंजल, मैंने गलती से आपको मोम बोल दिया, लेकिन मैं आगे से ध्यान रखूंगा, पर प्लीज आप मुझ पर गुस्सा मत होना और ना ही मुझे और डेड को छोड़कर जाना। कहते हुए अयान की आवाज रूंध सी गई और उसका चेहरा मुरझा गया। जब परी ने अयान के मुंह से ये सुना और उसका लटका हुआ चेहरा देखा तो वो जल्दी से अयान के पास गई और उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके सर को प्यार से सहलाते हुए बोली, आपको ऐसा क्यों लगा बच्चा कि अगर आप मुझे मोम कहोगे तो मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगी और आपको छोड़कर हली जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। मतलब आप नहीं जाओगे, आप कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। अयान ने अपना चेहरा ऊपर उठाते हुए बड़ी मासूमियत से परी से पूछा। परी उसके माथे को चूमते हुए बोली, नहीं, कभी भी नहीं, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। और अब से आप मुझे एंजल नहीं बल्कि मम्मा या फिर मोम, जो आपको ठीक लगे आप मुझे वैसे बुलाओगे, ठीक है? सच्ची? अयान खुश हो गया। परी ने हाँ में गर्दन हिलाई तो अयान उसके गले से लग गया। अब चलो अपना होमवर्क करो और उसमें मैं आपकी हेल्प करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। अयान ने हाँ में सिर हिलाते हुए अपनी नोटबुक और पेंसिल लेकर बैठ गया। अयान मैथ्स और बाकी सभी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा था लेकिन फिजिक्स में उसे थोड़ी बहुत परेशानी होती थी, इसीलिए परी उसमें उसकी हेल्प करती है। शाम 7 बजे पार्टी की तैयारियां परफेक्टली पूरी हो चुकी थी और शाम के 7 बजे से धीरे धीरे गेस्ट भी आने शुरू हो गए थे। सेजल, देव, कृषा और रेयान गेस्ट का वेलकम कर रहे थे। पार्टी में सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को ही इनवाइट किया गया था क्योंकि परी को ज्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं थी। रियांश, केविन, क्रिश और मिस्टर खन्ना मेहमानों से बात करने में लगे थे तो वहीं पर रिधि, रूही, सौंदर्य और मिसेज खन्ना बाकी लेडीज के साथ गॉसिप करने में लगी थी। वहीं मेंशन के मेन गेट पर एक साथ 3 ब्लैक मर्सिडीज बेंज और एक रोल्स रॉयस आई गार्ड्स ने उनका इनविटेशन कार्ड चेक किया और कोड मिलते ही उन्हें अंदर जाने की परमिशन दी गई। वो चारों कारें गेट के अंदर चली गई। उनमें से 3 कार में से एक एक करके ब्लैक सूट पहने गार्ड्स बाहर निकले, फिर उनमें से एक व्यक्ति ने उस रोल्स रॉयस कार के पास जाकर उसके पीछे का डोर खोल दिया। उसमें से एक शख्स बाहर निकला, उसने ब्लैक 3 पीस सूट पहना था, उसके चेहरे पर हमेशा की तरफ कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, कोई नहीं जान सकता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। वो अपने हाथ में पहनी डायमंड की वॉच में टाइम देखता है जिसमें शाम के 7:30 बज चुके थे। फिर उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और अपने लंबे कदमों से वो मैंशन की ओर जाने लगा और उसके बॉडी गार्ड्स में से 2 गार्ड्स उसके साथ उसके पीछे पीछे जाने लगे तो वहीं बाकी गार्ड्स बाहर ही रुके रहे। वहीं ऊपर मास्टर बेडरूम में आर्यन चेंज करके आपने शर्ट के बटन बंद करते हुए कमरे में आया और बिना कहीं और देखे बोला, अरे यार परी, तुम्हें और कितनी देर लगेगी रेडी होने में? नीचे सारे मेहमान आ चुके होंगे और अगर बर्थडे गर्ल ही पार्टी में किसी को दिखाई ना देगी तो पार्टी का क्या ही मतलब रहेगा। बोलते हुए जैसे ही आर्यन की नजरें ड्रेसिंग टेबल पर बैठी परी पर गई तो उसकी तो मानो सांसें ही गले में अटक गई। परी ने आज ब्लैक कलर की शाइनिंग करती हुए साड़ी पहनी थी, हल्का सा मेकअप और उसने अपने बालों का मेसी बन बनाया हुआ था जिसकी कुछ लटें उसके चेहरे को भी छू रही थी। आर्यन तो परी को इस अवतार में देखकर अपनी जगह पर बिल्कुल किसी बर्फ की तरह जमसा गया था। परी की नजरें जब आर्यन की नजरों से मिली तो वो अपनी जगह से उठी और उसके सामने जाकर अपने हाथ को उसके चेहरे के आगे हिलाते हुए चुटकी बजाए और बोली, ओ हेलो, अब तुम कहाँ खो गए? नीचे नहीं चलना है क्या? अब ये लो और अपना कोट पहन लो।
परी ने आर्यन का कोट उसे उसके हाथ में थमाते हुए कहा, और फिर वो दरवाजे की ओर जाने लगी, लेकिन आर्यन ने पीछे से उसके हाथ को पकड़ लिया। तो परी अपनी जगह पर रुक गई और पीछे मुड़कर आर्यन को सवालिया नजरों से देखने लगी, जैसे पूछना चाह रही हो कि क्या हुआ। आर्यन बिना कुछ कहे आगे आते हुए उसके मेसी बन को खोल दिया, जिसे देख परी थोड़ी हैरान हुई और फिर चिढ़ते हुए बोली, ये तुमने क्या किया आर्यन, कितनी मुश्किल से तो मैंने उसे बांधा था, और तुमने। कहते हुए परी ने बच्चों की तरह अपना मुंह फुला लिया, जिसे देख आर्यन ने अपने एक हाथ से उसकी साड़ी से झांक रही पतली सी कमर पर डाल उसे अपने करीब खींच लिया, और फिर अपने दूसरे हाथ से उसके गाल को प्यार से सहलाते हुए अपनी सनक भरी आवाज में बोला, क्योंकि तुम्हारा ब्लाउज ब्लैकलेस था और मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई भी तुम्हें उस तरह देखे। वो हक सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, इसीलिए मैंने तुम्हारे बन को खोल दिया। अब तुम्हारी पीठ को तुम्हारे बालों ने अच्छे से कवर अप कर दिया है। उद्धरण चिन्ह। तुम भी ना आर्यन। कहते हुए परी ने आर्यन की चेस्ट पर हल्के से मारा और उसके सीने से लग गई। आर्यन ने भी परी को अपनी बाहों में पूरी तरह जकड़ लिया। कुछ देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद दोनों ही हाथों में हाथ डाले नीचे चले गए। पार्टी हॉल में जैसे ही उस शख्स ने पार्टी हॉल में कदम रखा तो सबसे पहले उस पर रेयान और कृषा की नजर पड़ी। उसे देखते ही दोनों के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। तभी देव और सेजल की भी नजर उस शख्स पर पड़ी तो दोनों की ही आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। ये यहाँ क्या कर रहा है, इसे यहाँ किसने इनवाइट किया? सेजल ने उस शख्स को देखते हुए अपने दांत पीसते हुए देव से पूछा, जिस पर देव अपने कंधे उचकाते हुए बोला, आई डोंट नो, लेकिन अगर आर्यन ने इसे यहाँ देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। वहीं रियान को उस शख्स को वहां देख इतना गुस्सा आया कि वो सीधे उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और उस इंसान के कॉलर को पकड़कर अपने दांत पीसते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? पिछली बार तो तू मंदिर में बच गया था, लेकिन आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आज तू खुद यहाँ अपनी ही मौत पर दावत उड़ाने आया है। कोई बात नहीं, वैसे भी जब किसी बकरे को हलाल करने की बारी आती ही तो उसे भी तो इसी तरह खिलाया पिलाया जाता है। तो तू भी आज की ये मेरी दी के बर्थडे पार्टी को अच्छे से एंजॉय कर ले, पता नहीं कल हो ना हो। रेयान की धमकी का एलेक्स पर रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा और उसने रेयान के हाथ को अपने कॉलर से छुड़वाया, फिर बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी कोल्ड वॉइस में धीरे से कहा, देखते ही कौन किसे हलाल करता है। उद्धरण चिन्ह। देव ने आगे आते हुए रेयान को कुछ भी गलत करने से पहले ही रोक लिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि आज परी के बर्थडे की पार्टी में कोई भी तमाशा हो। देव रेयान को जबरदस्ती अपने साथ ले गया। वहीं एलेक्स अपने गार्ड्स के साथ पार्टी में एंटर करता है। परी और आर्यन जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरे लगे तो स्पॉटलाइट सीधा उन दोनों को फोकस करते चार उन्हें फॉलो करने लगी। पूरे रास्ते आर्यन ने परी का हाथ थामा हुआ था, तो वहीं एलेक्स दोनों के बीच की नजदीकियां देखकर गुस्से से उबल रहा था। लेकिन फिलहाल वो अपने गुस्से के घूंट को पीने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। तभी किसी ने उसके वाइन के ग्लास को उससे छीन लिया। ये देख उसका पारा और हाई हो गया, और वो जिसे ही अपने सामने खड़े शख्स को देखता है तो उसकी आईब्रो आपसे में जुड़ गई। टू बी कंटिन्यूड।